नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। भरी पंचायत में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर कर दी गई हत्या। एक अपराधी चढ़ा पब्लिक के हत्थे, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। कांटी थाना के पंडित पकड़ी में कायम है तनावपूर्ण माहौल। दरवाजे पर खड़ी एक महिला को अपराधियों ने मार दी गोली। घटना के बाद खबरा इलाके में मच गई सनसनी। और वार्ड 41 के पार्षद पति पर लगा दुष्कर्म का आरोप। लड़की ने कहा सूद का पैसा देने गई, उसी समय पार्षद ने घटना को दिया अंजाम। अब धमकी के साथ दिया जा रहा है प्रलोभन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला है। भरी पंचायत में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर पवन श्रीवास्तव पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। घटना में शामिल बदमाशों में से एक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना कांटी थाना क्षेत्र के पंडित पकड़ी गाँव की है, जहाँ फतेहपुर के रहने वाले पवन श्रीवास्तव नाम के प्रॉपर्टी डीलर एक पंचायत में शामिल होने आए थे। इसी दौरान पंचायत में बहस शुरू हो गई। मौके पर मौजूद अपराधियों ने ही गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल कायम है। पुलिस की माने तो मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। जमीनी विवाद के पंचायती में ही पवन श्रीवास्तव शामिल थे। वैसे सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। एसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि पुलिस तहकीकात में जुटी है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। हम लोग मैच खेल रहे थे तो वो लोग आ रहे थे, उधर से आ रहे थे तो उनका 4 आदमी यहाँ बैठा हुआ था पुल पर। एक आदमी पीछे से था, वो आया बस पीछे से भिड़ा के गोली मार दिया सीना में। वो भागने लगे, भागने के मुंह में सटाए गोली मार दी, मगज में मार दी गोली। वो गिर गए। हम लोग मैच खेल रहे थे, हम भी लोग दौड़ के आए, देखें तो सब भाग गया। वो पकड़ा गया, उसको पीटा गया तो वो पकड़ के लोग पब्लिक सर उसको पकड़ के रखे हुआ था। यही बात है सर। एक लोग को पकड़ लिए थे। हाँ। आप लोग क्या कर रहे थे? मैच खेल रहे थे। हाँ। कितना आदमी से आया था? वो 6 आदमी से था। 6 आदमी से? हाँ। और क्या चीज़ से सब था? सब बाइक से था। कितना गोली मारा है? 4 गोली मारे हुए। मारा है? पवन श्रीवास्तव के। क्या करते हैं वो? जमीन का ब्रोकरी करते हैं। अल्लाह हमको एक बैग फ़ोन आया कि भाई को गोली लग गया है। अब हम दौड़ के आए तो देखे यहाँ पे ख़त्म थे। एक पकड़ाया है उसमें। हाँ, जो बयान दिया है उसका रिकॉर्डिंग है। नाम पता कुछ बताया? नहीं, नाम पता नहीं बताया, बयान दिया है जो उसके साथ था। हाँ, नाम बताया है। बैरिया साइड का कोई लोग टीम है। मेरे भाई को। क्या नाम है उनका? पवन श्रीवास्तव, प्रॉपर्टी डीलर। किसी से विवाद वगैरह इनका? विवाद इनका किसी से नहीं था, लोग इनके पीछे पड़ा रहता था। आज कहाँ पे घटना? आज यहीं पे स्कूल देख रहे हैं, इसके आगे। नाम अपराधी लोग कैसे हैं ये नहीं पता। जमीन संबंधी विवाद को लेकर पंचायती आज थी विनोद गुप्ता के घर पर, जहां पर मृतक पवन कुमार श्रीवास्तव को बुलाया गया था और उसी दौरान में घात लगाकर इसकी हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी। एक आदमी पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है। किस कारण हत्या है सर? जमीन विवाद बता ही रहे हैं कि जमीन का रेट बढ़ रहा है। जमीन का विवाद 3-4 गोली तो मैंने देखा है। 4 गोली लगी है सर? हाँ, मैंने देखा। पोस्टमार्टम कराने के लिए? हाँ, जा रहे हैं पोस्टमार्टम। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधायक राजू सिंह इन दिनों फरार चल रहे हैं। राजद नेता तुलसी राय ने विधायक पर अपहरण कर मारपीट करने का मामला दर्ज करा रखा है। तुलसी राय ने भाजपा विधायक पर तंज कसते हुए कहा है कि अपने आप को शेर बताने वाले नेता आज किस बिल में घुस गए हैं। पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताते हुए राजद नेता ने कहा कि मामले में जरूर इंसाफ मिलेगा। अपने ऊपर दर्ज मुकदमे पर सफाई देते हुए तुलसी राय ने कहा
कि सभी मुकदमे 20 साल पहले के हैं। उनका कहना है कि विधायक राजू सिंह 45 की उम्र में कुकृत्य कर रहे हैं जो लोगों के नॉलेज में है। आने वाले दिनों में जनता ही सबक सिखा देगी। कानून काम कर रही है, वारंट निकला है, कुर्की निकलेगा। बीजेपी हमलावर है कि ऊपर से प्रेशर देके कार्रवाई हो रहा है तेजस्वी यादव के कहने पे। मैंने मेरे मामला में अर्चना गुप्ता वाला में क्या हुआ था, वो में क्या प्रेशर दे दिया था, तेजस्वी यादव दे दिए थे अर्चना गुप्ता वाला में। इसके पहले जितना राजू सिंह के द्वारा जो घटना कराया गया, मर्डर कराया गया, कितने दलित को पीटा गया, उसमें कौन करवा दिया? वो नफरतवादी सोच वाला ही मिले हैं। फितरत हमेशा से फितरत खराब रही है। भाजपा वाले तो आपका आरोप लगा रहे हैं कि आपका भी आपराधिक इतिहास है, आप कार्रवाई का नहीं होता है। अरे मेरे ऊपर जो केसेस हैं 20 साल पहले का है, लेकिन वो आदमी तो 45 साल उम्र के बाद और एक जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद जो कुकृत्य किया गया है, जिसको देश दुनिया देखी है, और हम पर जो बीजेपी के नेता लोग जो बोल रहे हैं, वो में कौन दूध के धुले हुए हैं? एगो माननीय पूर्व मंत्री बोल रहे हैं, बड़ा चिल्ला रहे हैं। उनका सपना अपना जो देख रहे हैं ना, कहियो पूरा पूरा होने वाला नहीं है। उनका भी कुकर्म ही सब जानते हैं। समय आने दीजिए, अभी तो बहुत बोल नहीं रहे हैं इस मामला में। अभी किसी तरीके का भय वगैरह तो नहीं है ना, अभी कोई डर वगैरह का? अरे मेरे साथ घटना घटी है तो भय क्या, भय तो है ही। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? सुरक्षा सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिया गया है। प्रशासन से क्या उम्मीद है कि गिरफ्तार करवाएगा? प्रशासन 100% कार्रवाई कर रही है और गलत करने वाले बच नहीं पाएंगे। सजा मिल पाएगा? 100%, 110% सजा मिलेगी। सुनते हैं पहुंच पावर वाले। कोर्ट के सामने किसी का पावर चलता है क्या? पावर है तो कौन बिल्ली में है? किन्ने फेसबुक पर लिख दिया तो शेर हैं, किन्ने है शेर? बिल्ली में तो मुँह से रहता है, शेर तो जंगल में घूमता है। किन्ने है? सब शेर बिल्ली बन जाएंगे। क्या लगता समय आने दीजिए। जिस तरीके से मामला आया था कि उठा के ले जाया गया, क्या प्रतीत होता है? जो मेरे साथ हुआ, मैं वो प्रशासन को लिख के दिया, मैं कोर्ट में अपना बयान दिया, वही बात मैं मीडिया के सामने रखा। उसमें कोई बनावटी बात नहीं है। वो अपने बचाव के लिए कह रहे हैं कि हम ले गए, वहाँ मारपीट हो रहा था तो हम ले गए। अरे तुम्हारे यहाँ थाना है, ले गया। तुम मेरा हित होता तो मेरे घर पे छोड़ देता, या तुम थाना पे ले जाकर छोड़ता कि अपने घर ले जाएगा? जबरदस्ती ले गया भाई फोर्सली किडनैप करके। प्रशासन नहीं पूछता तो कुछ उन्होंने भी एकदम 100% प्रशासन का ही देन है कि अभी आपके सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं, न तो आप मेरे बेटा से पत्नी से स्टेटमेंट लेते जाते हैं। मुजफ्फरपुर के एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश पर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। सीजेएम कोर्ट में दायर मुकदमे में बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा है कि सोसाइटी की ओर से 5 जून 2023 को विद्युत आपूर्ति अंचल कार्यालय में प्रीपेड मीटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सुनिश्चित था। 3 जून की शाम सोसाइटी के कार्यालय प्रभारी के व्हाट्सएप पर एसडीओ पूर्वी की ओर से एक पत्र भेजा गया, जिसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि प्रीपेड मीटर के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जाना सरकारी कामकाज में बाधा डालना है। इसलिए इस धरना प्रदर्शन को अविलंब स्थगित किया जाए, अन्यथा धरनार्थियों पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने के लिए केस किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। इस पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगाना लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पत्र मिलने के बाद से सोसाइटी के सभी सदस्य सदमे में हैं और अनहोनी की आशंका से भयभीत भी है। कोर्ट ने परिवार स्वीकार कर लिया है। सुनवाई की तिथि 15 जून को निर्धारित की गई है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में पोस्टपेड मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वैधानिक अनुमति नहीं ली गई है। और प्रीपेड मीटर में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है। सबसे बड़ा कंप्लेन है कि इसमें मीटर बहुत उठ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं विषयों को लेकर के 15 मई को हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के चीफ इंजीनियर बिजली विभाग को एक ज्ञापन दिया था, परंतु उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आगामी विगत 5 जून को हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करने वाले थे। वहाँ पर शांति व्यवस्था बने, इसके लिए चीफ इंजीनियर ने एसडीओ पूर्वी को लिखा था एक पत्र कि वहाँ एक छोटा सा पुलिस का टुकड़ी भेज दिया जाए।
परंतु इस मांग को पूरा नहीं करके जो ज्ञान प्रकाश जी हैं अनुमंडलाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर, उन्होंने एक पत्र हमारे कार्यालय को भेजा कि प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है और यह तकनीकी दृष्टि से बहुत लाभकारी है। अगर आपने धरना प्रदर्शन किया तो माना जाएगा कि आप सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं और तब हम आप सबों पर केस दायर करेंगे और उस पर आगे की प्रक्रिया करेंगे, अर्थात जेल भेजेंगे। उसी विषय को लेकर के हम आज न्यायिक दंडाधिकारी के सामने उपस्थित हुए हैं और एक परिवाद पत्र हमने डाला है जिसको वो स्वीकृत कर लिए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के अंतर्गत आरोप लगाए हैं कि ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार का हनन कर और हमको डराए धमकाए हैं। लिखित रूप में इन्होंने गुंडागर्दी की है। माननीय न्यायालय में अगर हम इस दोष को सिद्ध कर देते हैं तो ज्ञान प्रकाश को अधिकतम 7 साल की सज़ा और आर्थिक दंड हो सकता है। दरअसल में ये प्रीपेड मीटर जो लगा है शहर में, इससे लोगों में जो वाल है पैसे कटना, पैसा फंसना, इसको लेकर हम लोगों ने एक धरना का आयोजन किया था विद्युत आपूर्ति कार्यालय रामदयालु के कार्यालय पे। तो वहाँ जब हम लोग धरना देना था तो इसकी सूचना लगभग 1 हफ्ते पहले एसडीओ पूर्वी को हमने दिया था और इसकी सूचना हमने विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय को भी हमने दिया था। वहाँ से मुझे इसकी सहमति मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने विद्युत अधीक्षण अभियंता ने फोर्स उपलब्ध कराने के लिए एसडीओ पूर्वी को लिखा, लेकिन उन्होंने जो लेटर मुझे उपलब्ध कराया 3/6/2023 के संध्या 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, उसमें लिखा हुआ था कि आप यदि ये सरकार की योजना है और सरकार की योजना को आप रोकते हैं तो आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और सुसंगत धाराओं में आपके ऊपर परिवाद दायर किया जाएगा। इसमें हम लोगों का शांतिपूर्ण धरना का कार्यक्रम था। हमने जो आवेदन दिया था उस पर भी हमने यही लिखा था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना पे बैठेंगे। इसकी अनुमति मुझे चाहिए था। आज क्या किए? आज इस पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर जी ने इस मामले को न्यायालय में ले गए हैं और एसडीओ पूर्वी के ऊपर एक परिवाद पत्र दायर किए हैं। सुनवाई की अगली तिथि क्या है? सुनवाई की अगली तिथि अभी निश्चित नहीं हुआ है और सुनवाई की अगली तिथि वहाँ 15/6/2023 को संभावित रूप से रखा गया है और लग रहा है कि इसकी अगली तिथि 15/6 को होना है और उस दिन इस मामले को माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाएगा। उड़ीसा रेल हादसे में मारे गए साहेबगंज के 2 युवकों का शव मंगलवार की शाम मकड़ी टोला गांव पहुंचते परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतकों में मकड़ी टोला के योगी मांझी के 30 वर्षीय पुत्र मनोहर मांझी और स्वर्गीय रघु मांझी के 29 वर्षीय पुत्र नवलेश मांझी। मनोहर और नवलेश दोनों के 4 छोटे बच्चे। मनोहर के चाचा हरि मांझी ने बताया कि वहाँ गाँव के 4 लोगों के साथ मजदूरी करने उड़ीसा के भुवनेश्वर जाना था। उन्होंने बताया कि गांव के विनोद दास घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हरि मांझी ने मकड़ी टोला के ही हरेंद्र मांझी की भी मौत होने की बात कही है। हालांकि उसका शव अभी तक गाँव नहीं पहुंचा। सभी भुवनेश्वर में मजदूरी करते थे। कुछ दिनों पहले घर आकर से भुवनेश्वर के लिए लौट रहे थे, इसी दौरान दुर्घटना हो गई। वो मर गया है, लड़का भतीजा मर गया है उड़ीसा साइड में एक ट्रेन से रेल हादसा में। हाँ। कितने आदमी की मौत हुई है? मैंने सर ये गांव का तो हम लोग 3 आदमी के जानते हैं सर। मौत कोई आदमी की हुआ? लाश आज कोई आदमी का आ रहा है? अभी 2 आदमी का सर। कौन कौन आदमी का नाम बताइए। नवलेश मांझी या मनोहर मांझी का सर। ये लोग यहीं का है? हाँ यहीं का सर। और कोई घायल भी है? हाँ और आदमी मारा हुआ है ना हरेंद्र मांझी, तो उस साइड में घर है वहाँ पोस्टल। आज 2 आदमी का लाश आ रहा है? हाँ। ये लोग मैंने जा रहे थे या आ रहे थे? ना जा रहे थे कमाने का। अच्छा। फीवर ब्लॉक का काम। पहली बार जा रहे थे या पहले कभी? पहले किया काम पकड़ा है। कौन काम करते थे पहले? फीवर ब्लॉक का उड़ीसा में। किशोर और युवाओं को धूम्रपान से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों की खरीदारी को न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने के साथ सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों पर 200 रुपये की जगह कम से कम 1000 जुर्माना लगाने का फैसला किया है। वहीं खुली सिगरेट की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंध करने का प्रस्ताव किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया
कि खुदरा सिगरेट स्टिक की बिक्री पर पाबंदी लगाने का प्रमुख कारण सिगरेट स्टिक पर तंबाकू निषेध को लेकर चेतावनी का नहीं लिखा होना है। वहीं सिगरेट के डब्बे को खरीदना काफ़ी महंगा होगा, इससे भी इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा सकेगा। वहीं कोटपा कानून के तहत जुर्माना वसूलने को लेकर सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य अभिकर्ता टीम की नियुक्ति कर दी गई है, जो सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों से जुर्माना वसूल करेंगी। इसी के लिए कल बैठक हुई है, स्टेट से भी उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर आए हुए थे और ये पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक इसकी कमेटी, जिला स्तर तक तो कमेटी थी ही, लेकिन प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर तक कमेटी बनाने की बात हुई। और ये जो कोटपा जो है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, इसको प्रसारित कराने की ज़रूरत है। वही में निर्णय लिया गया कि पंचायत स्तर तक इसको कैसे प्रसारित किया जाए और इसमें चालान काटने का प्रोविज़न है कि सार्वजनिक जगह पर कोई आदमी सिगरेट पीते हुए अगर पाया जाता है, बीड़ी पीते हुए या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट पीते हुए पाया जाता है तो उसको 200 रुपये के तत्काल चालान काट देना है, ताकि लोगों में इसका मैसेज जाए। और सार्वजनिक जगह पर जो सिगरेट पीते हैं सो वो पीते ही हैं, उनके साथ साथ वहाँ अगल बगल में जो खड़ा रहते हैं वो पैसिव स्मोकर के रूप में उनके भी फेफड़ा में इसका असर होता है। इसको रोकने के लिए ऐसा हुआ है। कल इस पर बैठक हुई है और प्रखंड से पंचायत स्तर तक इसका उम्मीद है कि प्रचार प्रसार हो जाएगा। आने वाला समय में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। वृद्धा पेंशन की राशि 2500 रुपये करने एवं सभी पेंशनधारियों को 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड बनाने की मांग को लेकर गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से राजू कुमार के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के कटरा बड़ी पंचायत रेड क्रॉस परिसर में बैठक की गई। मौके पर मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण ने कहा है कि सरकार राज्य के वृद्धा पेंशनधारियों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। देश के अन्य राज्यों में 2500 से 3000 तक पेंशन मिलता है, जबकि बिहार में मात्र 400 मिलता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि कटरा प्रखंड से हजारों पेंशनधारी 21 जून को जिला मुख्यालय पर अपने अधिकार के लिए जुटेंगे। बैठक में उप मुखिया संजीव सिंह, पंच मनोज यादव, वार्ड सदस्य दुलारी देवी, पंचायत मछुआरा संघ के अध्यक्ष राजू सहनी, सीताराम राय, अशोक कुमार, रंजीत कुमार, वैद्यनाथ शाह, मोहम्मद हारून, मोहम्मद जूही, आशा देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। कटरा प्रखंड के बर्री पंचायत में पेंशनधारियों का एक बैठक रखा गया है, जहां पेंशनधारी लोगों को इसके बारे में बताया गया है कि पेंशन की राशि को 2500 रुपया करने की मांग को लेकर के 21 तारीख को गरीब जनता पार्टी की ओर से मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन किया जाना है और उसके लिए हर पंचायत हम लोग घूम करके पेंशनधारियों को एक कर रहे हैं कि सब लोग 21 जून को वहाँ मुजफ्फरपुर में एकत्रित होकर के और 2500 रुपया पेंशन की राशि को करने के लिए आंदोलन करेंगे। भाजपा के देशव्यापी कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान में भाजपा युवा मोर्चा की भागीदारी को लेकर मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राणा यशवंत प्रताप एवं मुजफ्फरपुर के भाजयुमो जिला अध्यक्ष भारत रत्न यादव ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून से लाभार्थी संवाद एवं संपर्क अभियान शुरू है। आगे आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, हर घर नल जल योजना, मुद्रा बैंक योजना, स्किल इंडिया स्कॉलरशिप योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को देना है। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत नव मतदाता सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें 18 से 25 वर्ष तक के छात्र छात्रा एवं युवाओं का न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगाकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। युवाओं के साथ चौपाल लगाना, 2014 से पहले और 2014 के बाद का भारत पर डिबेट कार्यक्रम, नुक्कड़ सभा, प्रतिभावान युवा छात्र और खिलाड़ियों से संपर्क करना, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसमें अधिक से अधिक छात्र युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आज के प्रेस वार्ता के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का जो महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, इसको लेकर युवा मोर्चा आगामी क्या कार्यक्रम तय की हुई है। दूसरा है कि युवाओं को लेकर नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व 9 साल बेमिसाल में युवाओं के लिए क्या क्या कार्य किया है। तो पहला मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि युवा मोर्चा मुजफ्फरपुर के अंदर निरंतर कार्यक्रम करने वाली है। पहला कार्यक्रम नए वोटरों को जोड़ने के लिए स्टॉल लगाकर 7, 8, 9 करेगी। इसके बाद 9 मतदाता सम्मेलन
इस सम्मेलन के माध्यम से सिर्फ मतदाता बनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगी कि देश हित में, राष्ट्र हित में कौन सा कार्य कौन सी पार्टी कर रही है। इसके साथ जो वोटर नहीं बने हैं उन्हें वोटर बनाने का भी पूरा प्रयास रहेगा, जो पहले बार मतदान करेंगे। इसके साथ जो है युवा तीर्थ बाइक यात्रा, उसके पहले हम लोग संयुक्त मोर्चा का एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें मोदी जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और युवाओं के लिए क्या कार्य किया है, वो संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के माध्यम से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी लोग भी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में जिला स्तर पर प्रवास करने वाले हैं। उसके साथ आगामी जो कार्यक्रम होगा युवा तीर्थ बाइक यात्रा, वो विगत जितने कार्य मोदी जी के द्वारा हुए हैं उसको जिला के मुख्यालय के अंदर जो भी कार्य हुए हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, उस जगहों पे जाकर जनता का ध्यान आकृष्ट कराना कि पहले ये समस्या थी, आज देखिए कितनी सुलभता हुई है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल बेमिसाल रहा है युवाओं को लेकर, उसको लेकर हम आज जनता में यह बात बताने का काम कर रहे हैं कि मुद्रा योजना के तहत 10 लाख का लोन होना, चाहे कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक रोजगार प्राप्त होना, और चाहे अग्निवीर के माध्यम से देश की सेवा करने का सुअवसर प्रदान होना, ये सब कार्य नरेंद्र मोदी जी का जो युवाओं के लिए, एक युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए जो मिला है, वो भारतवर्ष को किस प्रकार युवा शक्ति के माध्यम से सुदृढ़ करेगा, ये जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर हम लोग जाने वाले हैं। यही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके बीच में इस बात को हम लोग रख रहे हैं। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से महासंपर्क यात्रा शुरू की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज पहुंची। इस दौरान राजेपुर में उन्होंने लोगों के बीच पीएम मोदी के 9 वर्षों की उपलब्धि को गिनाया। इसी दौरान उन्होंने पुल ध्वस्त होने पर मंत्री से इस्तीफा तक की मांग कर दी। वहीं साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर लगे राजद नेता के अपहरण मामले में कहा है कि जिस राजद नेता के खिलाफ कई वारंट निकला हुआ है, वो कोर्ट में जाकर 164 का बयान दर्ज कैसे करा सकते हैं। और हम महासंपर्क यात्रा में निकले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम का जो हमारा चल रहा है उसको देखने के लिए आए हैं, जनता को बताने के लिए आए हैं कि 9 वर्षों में हमने क्या किया है। और आज जन जन के घर में, और जैसे सरोवर है, हम सरोवर देखने आए हैं। हमने अमृतकाल में 75 वर्ष हुए हैं, 75 सरोवर बनाए हैं। इस तरह से हमने इस काम को आगे बढ़ाने का काम। सबसे बड़ी बात है कि ये गलत है। एक क्रिमिनल किसी को अगर क्रिमिनल बनाता है तो बहुत बड़ी बात है, जिसके ऊपर 13 उस पर केस लदे हुए हैं। अभी 3-4 वारंट अभी निकला हुआ है, और वारंट के बाद में कैसे वो आदमी जाके और वहाँ पर कोर्ट में जो है वो किस तरह से 64 का बयान करता है, ये हमारे समझ की बाहर है। और ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में वारंटी आदमी 164 का बयान दिया है। देखिए वो जो है, आप जानते हैं कि जब जब ऐसी सरकार आती है तब तब वो ऐसा काम होता है। हम कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो घर में बैठे रहेंगे, कभी निरीक्षण भी नहीं होगा जिनके पास मंत्रालय है, और वो कहेंगे कि ये गिर गया और उसकी दोषी है। तो ऐसे दोषी को सजा मिलना चाहिए। क्या इस्तीफा देना चाहिए? निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित होटल जेके रेसिडेंसी ने मंगलवार को अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रबंधन निदेशक जमीर खान की पत्नी सगुफ्ता परवीन ने केक काटा। होटल के एडमिनिस्ट्रेशन पवन कुमार ने बताया कि 8 वर्ष से संस्थान ने एक अलग मुकाम हासिल कर ली है। इसका श्रेय यहाँ के समर्पित स्टाफ को जाता है, जो अतिथियों को सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने यहाँ आने वाले अतिथियों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य मात्र अतिथियों को बेहतर से बेहतर सेवा देना है। रेस्टोरेंट स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए मशहूर है, साथ ही शादी और बर्थडे पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल भी है। बाहर से आए अतिथियों के लिए कमरे भी है। इस दौरान भाजपा नेता देवांशु किशोर एवं होटल के स्टाफ एवं अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा रहा। और आज 6 जून है, और 6 जून के आज होटल जेके रेसिडेंसी अपना 8वां वर्षगांठ मना रहा है। इस शुभ अवसर पर आप तमाम मीडिया बंधुओं को एवं शहरवासियों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से 8 वर्षों से शहरवासी हमारे ग्राहक अपना स्नेह प्रेम हमको देते आ रहे हैं, उन्हीं के स्नेह प्रेम और सहयोग से इस मुकाम तक जेके रेसिडेंसी
अपना शहर में और नॉर्थ बिहार में अपनी पहचान बनाई है। क्वालिटी में क्या कुछ और बढ़ावा होगा कि नहीं, क्वालिटी में डे बाय डे हम अपने होटल को मतलब समझिए कि बढ़ोतरी दे ही रहे हैं। इसी की वजह है कि आज 8 वर्ष भी हमारे जो भी मतलब कस्टमर हैं जुड़े हुए हैं और दिन प्रतिदिन हमारे बढ़ोतरी हो रही गेस्ट में। और हमारा खूबी की बात यह है कि जो ओपनिंग के हमारे जो कारीगर थे, शेफ थे, आज भी वो है। और हम हमेशा हमारा कंपनी जो है जेके रेजिडेंसी नयापन के लिए तत्पर रहता है और हायर सेव करते रहते हैं, जिससे कि आज हम अपने गुणवत्ता पर समझिए कि शहर में अपना स्थान बनाए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के खबरा का है। 50 वर्षीय मंजू देवी खाना खाकर घर के बाहर टहल रही थी, तभी अचानक अपराधी आए और उन पर गोली चला दिया। गोली उनके चेहरे को छूते हुए हाथ में लग गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीण मौके पर जुट गए, परिजनों में चित्कार मच गया। आनन फानन में महिला को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला। उन्होंने बताया कि परिजनों को भी कुछ पता नहीं है। पीड़ित के होश में आने पर ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अपराधियों की पहचान के लिए छानबीन की जा रही है। हाँ, खबरा गाँव जो है ये मंदिर के बगल से रखी जाती है। वहाँ पे श्रीमती मंजू देवी पति स्वर्गीय अरुण बजाज की जगी है। उनका अस्पताल में रहते रहा वहाँ जानकी में, जिससे बातचीत नहीं हो पाई है। बातचीत के बाद उससे कुछ करना उचित होगा। ऐसा गोली लगी है नहीं, अभी परिजन भी लोग नहीं थे वहाँ पे, वो भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। और मरीज भी जो है इलाजरत हैं, उनके बयान के बाद ही कुछ करना जो है। मुजफ्फरपुर वार्ड 41 के पार्षद सीमा झा के पति पूर्व पार्षद विजय झा पर अहियापुर की एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा कि विजय झा से उसने 1 लाख रुपए कर्ज लिया था। सूद के रुपए प्रति माह 3000 रुपए देती रही। रविवार की रात विजय झा ने फोन करके कहा कि पैसे की जरूरत है, सूद का पैसा अभी आकर दे जाओ। 8 बजे रात में वे आरोपित के नगर थाना क्षेत्र स्थित ऑफिस में गई। उन्होंने सूद के पैसे लेने के बाद कमरे बंद कर दुष्कर्म किया। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि विजय झा उसके घर पर आकर धमकी दिया है। कहा कि कोर्ट कचहरी करने से कोई फायदा नहीं है और कर्ज लिए रकम को माफ कर देने की बात कही है। उसने कहा कि कहीं भी जाने से कोई फायदा नहीं है। इस मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि साक्ष्य मिलने पर पार्षद पति की गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। मैला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है कल की तारीख में, और वो पार्षद पति हैं जिनके ऊपर दर्ज की गई है। एक युवती ने आरोप लगाया कि कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था, उसी के आलोक में वो उनके ऑफिस गई थी जहां उनके साथ में गलत कार्य किया गया है। पुलिस ने उनकी सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। माननीय न्यायालय में हम लोग बयान करा रहे हैं और मेडिकल भी कराया जाएगा, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी है, जो पर्याप्त साक्ष्य आ जाएंगे और जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को लगेगा कि ऐसे एविडेंस आए हैं, अरेस्टिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। एक इंटर क्लास की छात्रा जो कि अपने बहन के शादी में 1 लाख का कर्ज पार्षद पति विजय झा से लेने जाती है और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला साल भर तक चलता है और सूद ब्याज का जो सिलसिला है वो चलता है। अचानक लड़की का आरोप है कि घर पे बुलाया जाता है और उसके साथ में जो पार्षद पति है विजय झा, उसके द्वारा दुष्कर्म की जाती है। इस वक्त पीड़ित लड़की हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या है पूरा वाकया, कितना पैसा आपने लिया था? मैंने 1 लाख रुपए लिए थे 3% के हिसाब से, और मैं अगस्त में ली थी पिछले साल 2022 को। 11 अगस्त को रक्षाबंधन था। घर पे वो आकर दे के गया। पहले एग्रीमेंट साइन कराया नॉन जुडिशियल पेपर पे, मम्मी पापा से एज अ गारंटर साइन कराया, मुझसे साइन करवाया और बोला कि मैं तुम्हें जानता तो मैं तुम्हारे हाथ में पैसे दूंगा। मैंने कहा भी कि नहीं, आप मेरे पेरेंट्स को आप पैसे दीजिए। तो बोला नहीं, मेरे हाथ में उसने पैसे दिए, 1 लाख रुपये कैश दिया और फिर वो वहाँ से पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट जो भी था उसने लिया और लेकर निकल गया और चेक लिया एज अ मतलब सिक्योरिटी के तौर पे। मेरा और मेरी मम्मी का चेक लिया वो और वहाँ से चला गया। उसके सितंबर के बाद से मैं अब तक मैं 3000 के हिसाब से मैं उसका पेमेंट देती है। 1 महीने भी गैप नहीं गया। कभी कभी लेट होता था, कभी ऐसा होता था कि अगर मेरे पास कैश है तो मैं कैश जाकर दे के आती थी। कभी ऑनलाइन का सुविधा होता था, मैं ऑनलाइन पेमेंट करवा देती थी उसको, उसके स्टाफ के नंबर पे, चांदनी कुमारी के नंबर पे और रोशन कुमार के नंबर पे। 1-2 बार विजय झा के भी नंबर पे करवाया है मैंने। और उसके बाद मैं उस दिन गई हूँ, इस महीने जून की बात है, 1 से 5 के बीच में मैं इंटरेस्ट भर देती थी उसका।
मैं गई थी, मुझे कॉल किया 4 तारीख को विजय झा ने, सुबह से कंटिन्यू कॉल किए जा रहे थे। शाम को मैंने देखा मेरी तबीयत सही नहीं थी, उसने कॉल किया मुझे कि सोम्या जी आपके इंटरेस्ट का टाइम हो गया, आप अब तक आए नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने कहा सर अब तो 4 तारीख है, कल तक का टाइम है ना, मैं कल आकर दे दूँगी। तो नहीं, आप अभी आ जाइए, आज शाम तक आकर मुझे दे दीजिए, बिकॉज मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे आज ही आकर चाहिए। और जब वो बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो शराब के नशे में बात कर रहा था मेरे से। मैंने मना करा कि सर मुझे आपके वहाँ तक पहुँचने में, रिटर्न होने में मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। बोला कि नहीं, मैं आपको अपनी गाड़ी से छुड़वा दूँगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं कल कर दूँगी ना। तो जिद करने लगा। मैंने कहा चलो कल भी देना ही, आज भी देना, मैं देकर आ जाती हूँ। मैं गई देने के लिए पैसे उसको। जब मैं उसके ऑफिस पहुँची तो देखा मैंने, 2nd फ्लोर में उसका ऑफिस है, वहाँ बैठ के कुछ लोगों के साथ वो शराब पी रहा था। मैं उसको पैसे दी और मैं बोली कि सर मैं निकलती हूँ। तो बोला कि 10 मिनट बैठे, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं बोली कि सर जो भी बातें हैं आप कॉल पे भी की जा सकती है, फिर मैं कल सुबह 5 तारीख को मैं सुबह आ जाऊँगी। उसने बोला कि नहीं 5 तारीख को नहीं, मुझे भी ज़रूरी बात करनी है। ये बात बोलते बोलते जो लोग उसके साथ शराब पी रहे थे मेरे सामने एक पैक लिया और वो लोग फिर निकल गए। जैसे वो लोग निकले, विजय झा उठा और गेट बंद कर लिया। गेट बंद करके मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे थप्पड़ मारा। मैंने कहा आपने थप्पड़ मुझे क्यों मारा है, क्या बात करनी थी आपको, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ। उसने बोला कि देखो मैं कहा तुम जितना चिल्लाना है तुम चिल्ला लो, तुम मेरा यहाँ पे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कोई स्टाफ भी नहीं आने वाला है, ठीक है, बचाने के लिए रहेगा तब भी नहीं आने वाला, अभी तो फिलहाल कोई है ही नहीं। तो बोला, मुझे सब बोलता गया, थप्पड़ मारा, दीवार पे सर लड़ा रहा है, बेड पे लिटा दिया। वहाँ से मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बचा पाई खुद को। जब ये सब कुछ हो गया, मैं बाथरूम की तरफ मैं गई, मैं भाग के गई। वहाँ बाथरूम में आकर मुझे उसने मारा, पीटा। और फिर मैं जब बाथरूम से रिटर्न हुई, मैं फेस पे पानी मार के मैं रिटर्न हुई, मैं गई उसके पास, मैं बैठी, मैं पूछी क्यों करा आपने, नॉर्मली मैंने पूछा। तो बोला कि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने कहा कि आपने पैसे के बदले ऐसा करा है, हाँ क्या मतलब इंटेंशन था आपका। तो उसने बोला कि मैं ऐसा ही, क्या दिक्कत है तुमको, बोलो, मैं जो चाहूँगा मैं तुम्हारे घर बैठ के तुम्हारा रेप कर सकती हूँ, तुम्हारा माँ बाप कुछ नहीं बोलेगा, और पैसे का बलबूते पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हर एक किसी का मुंह बंद करवा सकता हूँ। वो ऐसा कर रहा है अभी। बाद में उनकी पत्नी वगैरह भी आपके पास आई थी? पत्नी, हाँ, जब मैं वहाँ से निकली, मैं घर आई, मैं अपनी मम्मी को सारी बात बताई तो वो घर पे आया अपनी पत्नी के साथ। वार्ड पार्षद सीमा झा, पार्षद पति विजय झा, दोनों हाथ में आए थे मेरे घर पे कि मैनेज कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं मैनेज नहीं करूँगी। तो बोला का मैनेजिंग के बारे में बात करें कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम कोर्ट कचहरी केस मुकदमा करोगे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं हर किसी को खरीद सकता हूँ। तो और से तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी। और बात रही पैसे की, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तुम इन सब चीज़ों से, इन सब लफड़ों में मत पड़ो। थाना गई तो क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस? थाना गई तो वहाँ पे पूर्णिमा कुमारी ने हमारे साथ इतना ज़्यादा बदसलूकी किया। उसने कहा कि तुम अपनी सहमति से गई हो। मैं मेरी सहमति से गई होती तो क्या मैं कोर्ट कचहरी करती? नहीं करती ना। वो औरत मुझे गाली दे रही है, पूर्णिमा कुमारी बदतमीज़ी कर रही है, मेरी माँ को गाली दे रही है, धक्का देकर हमें वहाँ से निकाल दिया। अच्छा, पैसा का जो ज़रूरत था तो क्या बहन की शादी में ली? हाँ, बहन की शादी के लिए लिया था मैंने पैसे, बहन की शादी के लिए पैसे लिया था मैंने, टाइम लिया था। हाँ, 1 साल हो चुका है। वो कह रहे हैं कि पैसा देने का इरादा नहीं था, 1 साल हो चुका, इंटरेस्ट आप नहीं दे रहे? नहीं, इंटरेस्ट तो मैं कंटिन्यू दी हूँ। अगर मुझे पैसा देने का इरादा नहीं होता तो मैं इंटरेस्ट नहीं भरती, मैं डायरेक्ट बोल देती ना। फिर वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। नहीं, साजिश के तहत क्या फंसाया जाएगा? साजिश के तहत उसके ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से भी क्लियर हो जाएगा ना। हाँ, क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए। विजय झा को फांसी हो या फिर जेल की सज़ा हो, लेकिन मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि वो इंसान अगर आज वो मेरे साथ कर सकता है तो मेरी जैसी कई अच्छी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, जो पहले भी उसने किया है। उनके घर पे गई थी आप? पैसे देने के लिए मैं जाती थी। इस तरह का एक्टिविटी था क्या? मेरे सामने नहीं बैठ के शराब वगैरह पीता था। मेरा काम, जितना काम है मैं अपना बात की, जो काम का है, और मैं करके निकल लेती थी। विजय झा से कैसे जुड़ गए हैं? मैं अकाउंटेंट का काम करती थी अघोरिया बाज़ार में, शेयर मार्केट में। तो वो वहाँ पे आते थे इन्वेस्टर के तौर पे, मतलब समझने के लिए। तो वहीं पे मेरी कांटेक्ट हुई, तो उन्होंने मेरे को देखा और बोला, महिला स्टाफ में मैं अकेली थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि मैं पार्षद हूँ, वार्ड पार्षद पति हूँ, और अगर आपको काम के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। और मुझे उन्होंने, मैं एक दिन गई थी इस काम के सिलसिले में उनके ऑफिस में। मैं सोची कि चलो को ट्राई कर लेते हैं, और मैंने उनको ये बात वहाँ पे ऑफिस में कहा भी था कि सर फिलहाल तो मैं जॉब कर रही हूँ, अगर ऐसी कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगी। मैं गई थी उनके ऑफिस पे एक दिन काम के सिलसिले में। मुझे उनका काम पसंद नहीं आया, मैंने उनको मना कर दिया कि सर मैं नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना, क्यों मना किया? उन्होंने बोला कि असिस्टेंट का जॉब करना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा सर सॉरी बट मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। तो बोला तुम्हारी सैलरी क्या है, तुम्हारी डिमांड क्या है सैलरी की? मैंने कहा सर हर चीज़ सैलरी नहीं होती है, सो प्लीज़
फिर उन्होंने अपने पैसे के कारोबार के बारे में बताया कि मैं इंटरेस्ट वगैरह पे पैसे लेता हूँ, चलिए कभी कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, ठीक है, मेरे से जहाँ तक होगा मैं हेल्प करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे अब तो केस दर्ज हो गया, तो न्याय की उम्मीद है? न्याय की उम्मीद, कोशिश है, अपील है मेरी जनता से, मीडिया वालों से, हर किसी से कि मुझे न्याय दिलवाएं। चलिए, पीड़ित लड़की को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो पुलिस है वो मामला दर्ज की है और मेडिकल के लिए यहाँ पर लाया गया है, और इनका कहना है कि अब इन्हें न्याय ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। इधर पार्षद पति विजय कुमार झा का कहना है कि ये पैसे के लेन देन का विवाद है। लड़की ने उनसे 30 अगस्त 2022 को 1 लाख रुपए कर्ज लिया था। 2 गवाहों के समक्ष कागजात भी बने थे। 10 महीना का एग्रीमेंट बना था। समय पूरा होने पर जब दबाव बनाया गया तो पैसा बचाने की नियत से दुष्कर्म का आरोप लगा दिया गया। इसे बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने बताया कि रविवार की दोपहर 2 से 3 बजे के करीब वे आई थी। उस समय वार्ड 45 के पार्षद शिव शंकर महतो भी मौजूद थे। वह तुरंत ही लौट गई। किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई है। साफ बेबुनियाद आरोप है। सच्चाई यही है कि उस 30/8/2022 को हमसे 1 लाख रुपया कर्ज ली थी। उसके पिताजी से मेरा परिचय था, चूँकि वो जानकी अस्पताल में काम करते थे, उसी हॉस्पिटल जाने के क्रम में परिचय था। ये लोग अपनी मजबूरी, पारिवारिक की समस्या को बताते हुए ही इसके माता, इसकी सब लोग बना के और उस समय आए कि हमको कर्ज दीजिए, हम आपको सधा देंगे। और उसके लिए उसने एक हैंड नोट भी बनाया, जिसको आप लोग ये देख सकते हैं। इसमें उसके 100 लिखित पूरा आवेदन है। ये टोटल लिखा हुआ उन्हीं के हाथ का है। और ये ताज्जुब की बात है, जो भी कहती हैं कि हम 3000 देते थे, तो जब मेरा इसमें 10 महीने का समय दिया गया था कि हमको पूरा रुपया किसी भी हालत में 10 महीने में वापस कर दीजिएगा, तो आज इतना दिन कुछ नहीं हुआ। और जब 10 महीना पूर गया और जब हम पैसा के लिए दबाव दिए कि आप हमरा कहीं से पैसा दीजिए, और नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे आपका, हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। क्योंकि हम भी कानून से बंधे हैं और हम भी एक अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कानूनी रूप से कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, अब इसीलिए वो 3-3:30 के करीब रविवार को आई थी यहाँ। और संजोग से कि हम उस समय, हमारे एक मित्र वार्ड पार्षद 45 शिबू महतो जी भी उस समय उपस्थित थे। उनके सामने ही हमने उसको कहा कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे। वो तो आरोप लगा रही कि 8 साढ़े 8 के बाद नहीं, गलत बात है। 3-3:30 पौने 4 की बात है, जो उस समय संजोग से शिबू महतो जी वार्ड पार्षद यहाँ थे ही। और भी नीचे मेरे 2 स्टाफ थे, जो आई थी तो देखा था, क्योंकि नीचे कार्यालय में नवंकुर। क्या बातचीट हुई थी उस दिन? बस हम अपना वो पैसा मांगे कि भाई हमको आप पैसा क्लियर कीजिए, अब 3000 से काम नहीं चलेगा। तो कितना पैसा अब तक लौटा चुकी है वो? मैंने 5-6-7 बार दी होगी, 3-3 हज़ार करके। अच्छा, लेकिन किस बात का कर्ज उन्होंने लिया था? अपने परिवार में उसको कोई परेशानी थी, बड़ बीमारी थी, कर्ज सधाने के लिए। जैसा कि उसने लिखित अपने स्वलिखित में दिया है कि हम पारिवारिक, यहाँ देखिए ना, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि मैं अपने पूर्व के परिचित से कर्ज के रूप में अपने माता पिता की उपस्थिति में 1 लाख रुपया ले रही हूँ। इनको मैं लगती है आपको? जी, ये बचलन है। बाद में हमको ये धीरे धीरे इधर क्या है कि मतलब पैसा बचाना, पैसा रख लेना, इसका जैसा कि अब जानकारी मिला है कि कई लोगों से ऐसा कर चुकी है। हमारीपुर में कोई होटल वाले थे, ये जिस कंपनी के बारे में बोलती है काम कर रहे हैं, ओरिया बाजार जाके आप पता कीजिए कि वो कंपनी चिटफंड करके और यहाँ से करोड़ों रुपया लेके मुजफ्फरपुर शहर से भाग चुकी है। वो कंपनी बंद हो चुकी है। ये कहीं कोई नौकरी वोकरी नहीं करती है, ये इसका पेशा हो गया है। ये जगह जगह जाना, और बाजार में आप कोई जगह पार्लर पर, आप चतुर्स्थान मंदिर रोड में, वहाँ पता कीजिएगा, वहाँ भी जाती थी। तो ये पूरी तरह बदचलन है, इसको जांच का विषय है और कानून पर हमको भरोसा है। भैया मेरे बड़े गार्जियन के रूप में हैं और हम लोग कुछ ज़मीन का भी काम करते हैं, जिसमें उनका भी पैसा लगता है। उसी क्रम में उस दिन हम मालीघाट में एक ज़मीन लिए हैं। उसी दौरान उनसे बात करने गए थे, कैसे कैसे क्या करना है। उसी क्रम में एक लड़की आई थी, नाम तो पूरा नहीं याद है क्या है। विजय भैया बोले कि इनको पैसा तुम दे दो, इतना दिन हो गया, नहीं दोगे तो चेक बाउंस करवाएंगे। तो बोली कि नहीं हम कर देंगे, यही सब बात हो रहा है। फिर कुछ ही देर में वो चली गई। कुछ देर हम भी रख के बात उत करके हम भी चले गए। पैसा वो लेकर के यहाँ देने के लिए
अब उतना ध्यान नहीं है। अच्छा, तो उस दिन रेप करने की बात की जाए कि उसी दिन ये घटना? ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सामने वो गई है। बोल रही है कि 8 बजे के बाद यहाँ पर ना, हम लोग तो उसमें हम 3 बजे करीब हम आए थे, वो मेरे आने के आधा घंटा बाद आई होगी, मोटामोटी 3:30 या 3:45 जो भी हो। और कुछ देर में ही लौट गई? हाँ, कुछ देर इतना ही बात हुआ, उसके बाद चली गई वो। क्या नाम? सोमवार की सुबह सुबह मुजफ्फरपुर के कांटी पुराना चौक स्थित एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को बंधक बनाकर बदमाशों ने करीब 21.5 लाख कैश लूट लिया। लूट के दौरान लॉकर की चाबी देने में आनाकानी करने पर लुटेरों ने मैनेजर और एक कर्मचारी को चाकू मार दिया। फाइनेंस कंपनी के मैनेजर रंजीत कुमार और कर्मी दीपक कुमार ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 6:45 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों ने धावा बोल दिया। पिस्टल और चाकू के बल पर लॉकर खुलवाया और 21,42,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। कर्मचारियों ने बताया कि विरोध करने पर 2 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर कांटी थानाध्यक्ष ने कंपनी के कार्यालय पहुंचकर लॉकर की छानबीन की। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पहले 27 लाख रुपए लूट की सूचना दी गई, बाद में लूट की रकम 21 लाख रुपए बताई गई। मामला संदिग्ध लग रहा है, तहकीकात की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। लूट की सूचना पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने भी घटनास्थल पर जाकर छानबीन की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से मदद मिलने की संभावना है। सुबह 6:30 बजे का टाइम था। उसके बाद हम लोग निकल रहे थे फील्ड रिकवरी के लिए। फील्ड निकल रहे थे हम लोग, पूरा 12 स्टाफ थे। 6 लोग निकल गए थे फील्ड में, हम लोग 6 लोग निकल रहे थे। तो अचानक से 2 बाइक से आए 5-6 लोग थे और 2 पिस्टल से थे, बाकी सबके हाथ में चाकू था। और अचानक हम लोग से लॉकर के मांगने लगे चाबी। फिर हमको भी यहाँ पे थोड़ा चाकू मार दिए हैं, बीएम सबको चाकू मार दिए हैं। और लॉकर की चाबी मिलने के बाद 27 लाख रुपए लूट कर लेकर चले गए हैं। हमको कंधे पे लगा हुआ, बीएम सबको लगा हुआ कंधे पे। तो संडे था, इतना कैश का कैसे आया? हम लोग का रिकवरी भी चलता है 2 से लेकर 10 के बीच में, तो संडे को भी रिकवरी था। हाँ, अब कुछ कलेक्शन सैटरडे का भी था शाम के टाइम का। अंदर घुस करके आकर के? हाँ, अंदर घुस कर हम लोग को भी मतलब हमला किया था? हाँ, हमको यहाँ हमला किया है। यहाँ चाकू लगा हुआ है, बीएम सबको चाकू लगा हुआ है यहाँ पे ही कंधे पे। 2 पिस्टल था, सबके हाथ में चाकू था बाइक से। उसके बाद फिर वो लोग भाग गए? जी, भाग गए। किस तरफ भागे थे वो लोग? भागे चांसी क्लिनिक तरफ भागे हैं। हाईवे की तरफ? जी पुलिस को आपने फिर सूचना दी? जी, फ़ोन किया हम लोग 100 नंबर पे। फिर वहाँ से फिर पर्सनल मोबाइल भी लेकर मतलब बाहर रख दिए थे, हम लोग रूम में बंद कर दिए थे। फिर फ़ोन किया गया तो फिर सर यहाँ से पहुँचे। घटना के समय आप लोग कितने लोग थे? 6 लोग। 6 लोग। जी। और घायल कितने लोग हुए हैं? 2 लोग। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हथौड़ी, बोछा, सिबाई पट्टी और सकरा थाना क्षेत्र के 1 दर्जन अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा कर दिया। गिरफ्तार अपराधियों में एक टॉप 10 अपराधी भी शामिल है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 12 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और लूटी हुई बाइक बरामद की गई है। ये सभी मुजफ्फरपुर के अलावे पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी समेत अन्य जिलों में भी घटना को अंजाम दे चुके हैं। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई गई है। इसी में 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 लोडेड कट्टा, 8 कारतूस, 1 नकली पिस्तौल, 7 लूटी हुई बाइक बरामद की गई है। बताया गया कि टॉप 10 लिस्ट में शामिल हथौड़ी थाना क्षेत्र के रामपुर उत्तरी निवासी गोविंद शाही को भी गिरफ्तार किया गया है। इसे पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है। हथौड़ी इलाके से ही लूट की योजना बनाते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बोछा थाना क्षेत्र के बलिया इंद्रजीत निवासी सर्वेश कुमार एवं श्री राम कुमार उर्फ पिंटू, पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना के ठोटरा निवासी जितेंद्र कुमार और रुपेश कुमार, मीनापुर निवासी रोहित कुमार, गुलशन कुमार, कुणाल पांडे और विशाल पांडे शामिल है। वहीं सकरा थाना क्षेत्र के शादिकपुर मुरौल निवासी सुधांशु कुमार, विशुनपुर बघ नगरी निवासी आदर्श झा एवं सुजावलपुर निवासी अभिजीत कुमार उर्फ भोला शामिल है।
एसएसपी ने बताया कि ये सभी मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य कई जिलों में घटना को अंजाम दे चुके हैं। इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। इनके गिरोह से जुड़े अन्य शातिरों की भी पहचान की जा रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एसडीपीओ पूर्वी श्री मनोज पांडे के नेतृत्व में पूर्वी पुलिस अनुमंडल में अभियान चलाया गया है। उस अभियान के अंतर्गत कुल 12 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 7 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा 7 लूटी गई बाइक भी हैं जो सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में बरामद की गई। 4 मोबाइल भी हैं जो विभिन्न घटनाओं में छीने गए थे, उनकी भी जब्ती की गई है। और ये जितने भी अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं इनका सभी का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। हथौड़ी थाने के अंतर्गत एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है जो जिले के टॉप 10 में शामिल रहे हैं, जिनका नाम गोविंद शाही है। उनकी गिरफ्तारी में एसटीएफ ने भी अपना सहयोग प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त सिवाई पट्टी थाना, हथौड़ी थाना और बोचा थाना, इन तीनों थाना क्षेत्र से भी गिरफ्तारी है। कुल गिरफ्तारी की संख्या 12 है। जो हथियार जब्त किए गए हैं उनकी संख्या 6 है। 7 गोलियां जब्त की गई हैं और 7 लूटी गई बाइक और 4 मोबाइल की जब्ती की गई। इनमें तो कोई बड़ा अपराधी था? हाँ, गोविंद शाही नामक एक अपराध कर्मी हैं जिनका एक काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। उनके ऊपर हत्या के भी मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं, रंगदारी के भी मुकदमे हैं, अपहरण के भी मुकदमे हैं। वो काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे और जिले के जो टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी की सूची उसमें भी उनका नाम शामिल था। उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें एसटीएफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। रिकवरी क्या क्या है? रिकवरी इन सभी के पास से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं जो सभी विभिन्न कांडों में लूटी गई थी। इसके अतिरिक्त 6 हथियार बरामद किए गए हैं, 7 गोलियां बरामद की गई हैं, 4 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, वो भी अन्य घटनाओं में लूटे गए हैं। तो लूट करने का तरीका? इन लोगों का लूट करने का तरीका हथियार का भय दिखाकर या फिर हवाई फायरिंग करके, या कई बार यदि जिसको लूटा जा रहा है वो प्रतिरोध करता है तो उसके ऊपर भी ये लोग फायर करते थे और लूटपाट करते थे। 12 सभी एक ही जगह से पकड़े गए हैं? नहीं, चूंकि ये 4 थाना का ऑपरेशन है तो अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुछ अपराध कर्मी हथौड़ी से, कुछ बोचा से, कुछ सकरा से और कुछ सिवाई पट्टी से। सर, एक्टिव एरिया इनका कौन सा था? इन सभी का एक्टिव एरिया जहाँ जहाँ इनकी गिरफ्तारी हुई है वो थाना तो है ही है, हथौड़ी, बोचा, सिवाई पट्टी और सकरा। इसके अतिरिक्त जो इनके नेबरिंग थाना क्षेत्र पड़ते हैं वो भी हैं। और जैसे जो सिवाई पट्टी से गिरफ्तार किए गए हैं तो उनका एक अपराध का एरिया स्पेशली शिवहर भी रहा है। कभी कभी मोतिहारी क्षेत्र में भी ये लोग अपराध करते थे और मुजफ्फरपुर में भी। इंटरस्टेट से जुड़े हुए? नहीं, इंटरस्टेट का तो अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट का आपराधिक इतिहास है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बाजार केशव चौक के पास सोमवार की शाम ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति की ओर से यौन शोषण के आरोपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंका गया। लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग केंद्र सरकार से की। कहा कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों का शोषण करने वाले भाजपा के सांसद है, इसलिए उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। मौके पर भूप नारायण सिंह, डॉक्टर अजी मुल्ला अंसारी, रामनाथ पासवान, यादव लाल पटेल, लाल बाबू सैनी, चंद्रिका सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। आज यह 5 जून जो है, आज पूरे हिंदुस्तान में हर प्रखंड पर धरना प्रदर्शन हुआ है और शाम में बृजभूषण शरण जो महिला राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने यौन शोषण जो किया है उसके, और भाजपा के ये संसद भी है, इन्हीं के खिलाफ में यह पुतला दहन आज हम लोग कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार आज महिलाओं के साथ जो काम किया है वो शर्म की बात है और उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना का काम, मैंने ये पुतला दहन बृजभूषण शरण का किए हैं। और हमारी मांग है, 2 मांग है। एक, बृजभूषण शरण को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है उसके किसी भी परिवार को नहीं दिया जाए, क्योंकि भाजपा का बड़ी बारीकी से उसको हटाएगा और उसके परिवार के किसी बेटा को, किसी भतीजा को, किसी भाई को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के फेरे में है ये भाजपा। इसलिए हम लोग का मांग है कि यह बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उससे अलग हटकर दूसरे किसी को बनाया जाए। यही है आज हमारा मुख्य रूप से ये
पुतला दहन का कार्यक्रम। विख्यात कजरिया टाइल्स कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक अशोक कुमार कजरिया सोमवार की रात मुजफ्फरपुर के दादर रोड स्थित मां भवानी डेकोर शोरूम पहुंचे, जहां पुष्प वर्षा के बीच मां भवानी डेकोर के प्रबंध निर्देशक नीरज कुमार ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। कजरिया टाइल्स के चेयरमैन अशोक कुमार कजरिया ने मां भवानी डेकोर शोरूम का निरीक्षण कर प्रबंध निर्देशक नीरज कुमार को बेहतर प्रदर्शन और डिस्प्ले के लिए बधाई दी। इसके साथ कजरिया ग्रुप के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनका स्वागत मां भवानी डेकोर की तरफ से शानदार तरीके से किया गया। नीरज कुमार ने कहा कि शोरूम मां भवानी डेकोर में चेयरमैन अशोक कुमार कजरिया का आगमन सौभाग्य की बात है। चेयरमैन अशोक कुमार कजरिया ने कहा कि मां भवानी डेकोर ने बहुत ही शानदार डिस्प्ले लगाया है, ग्राहकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कजरिया विश्वास का नाम है और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए संकल्पित है। मां भवानी डेकोर के सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए चेयरमैन अशोक कुमार कजरिया ने उत्तर बिहार के लोगों से आग्रह किया है कि कजरिया अपनाएं और घर को सुंदर बनाएं। श्री अशोक कजरिया जी का आगमन हमारे शोरूम पे हुआ, जिसमें उन्होंने शोरूम के डिस्प्ले सहित यहाँ का जो सर्विस है, इन सारी चीज़ों को देखा और इन चीज़ों से काफ़ी खुश दिखे वो, और बाकी सारे लोगों को यहाँ पर धन्यवाद देते हुए फिर वो अपने गंतव्य के लिए निकल गए। पिछले 10 वर्षों से मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद की अध्यक्ष रही अंजलि राय इस बार भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। इनका कहना है कि 10 सालों के कामकाज के आधार पर जनता उन्हें फिर से विजयी बनाएगी। सोमवार की शाम आयोजित प्रेस वार्ता में अपने पति मिथिलेश कुमार राय के साथ उपस्थित अंजलि राय ने अपने कार्यकाल में किए गए एक विकास कार्य को रखा और कहा कि जनता के हर दुख सुख में वे हमेशा साथ रही है और आगे भी रहेगी। मोतीपुर नगर परिषद के सभापति पद के उम्मीदवार अंजलि राय के पति मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि सेवा में ये हमेशा नंबर 1 रही है, इसलिए ईश्वर ने इस बार ईवीएम का क्रमांक भी 1 नंबर उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता कप प्लेट का बटन दबाकर ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। इस विषय पर हम सभी प्रेस बंधु के माध्यम से अपने नगर क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि आज चुनावी माहौल है और आज जो आरोप लगा रहे हैं वो 10 वर्षों तक कहाँ थे। जब चुनाव का समय आया है तो वो भ्रष्टाचार का या किसी तरह का आरोप जो लगा रहे हैं उनको तो पहले आरोप लगाना चाहिए था, और चुनाव का समय आ रहा है तो कोई उनको मुद्दा कोई विषय नहीं मिल रहा है तो ये भ्रष्टाचार का एक क्या बोलते हैं उसको, जुमला बन गया हुआ है भ्रष्टाचार कि किसी को भ्रष्ट कह देना, किसी को निकम्मा कह देना, एक जुमला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नगरवासी अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों ने 10 साल में कितनी ईमानदारी और निष्ठा से इस नगर के लोगों का सेवा किया। कोरोना काल यही है कि जो 10 साल हम बेहतर किए हैं, आगामी 5 वर्षों में हम जो 10 संकल्प लेकर के आए हैं, जो हमारी सोच है कि हम 5 साल में अच्छे से कर सके। फर्स्ट, नगर में एक सौदागिरी का निर्माण कराना। दूसरा, मार्केट से आधी दर पर जो एम्बुलेंस व्यवस्था होती है वो नगर परिषद के द्वारा गरीब या किसी भी जनरल व्यक्ति को आधी दर पर उपलब्ध कराना। सौंदर्यीकरण में जो निर्धार कराना है, जिसमें एक गांधी चौक का हो गया सौंदर्यीकरण, और एक नव निर्माण करना है कर्पूरी ठाकुर चौक का, जो ये 2 हम करावेंगे। चौथा हो गया शहर की गलियों को चौड़ीकरण, जैसे हमारी गली जो है दुर्गासान रोड सब, उसमें पेवर ब्लॉक द्वारा करने के बाद में चौड़ीकरण भी हो जाएगा, और फुटपाथ भी जो है किनारे जो नाला जो बना हुआ है फुटपाथ के भी काम करेंगे, ये कराना। 5वां है अशोका भवन का, जो अशोका भवन जो है शादी ब्याह के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया जाता है शहरों द्वारा, जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उसको हम उपलब्ध करावेंगे।
छठा है मेरा खेल स्टेडियम का निर्माण कराना। मोतीपुर शहरी क्षेत्र में अभी जो नगर पंचायत का अध्यक्ष था उसमें बिहार सरकार की ज़मीन नहीं थी, चीनी मिल की ज़मीन थी। जो अभी नए क्षेत्र जो हमें जुड़े हैं उसमें बिहार गवर्नमेंट की अच्छी लैंड है जिसमें हमें खेल मैदान का निर्माण कर सकते हैं। मोतीपुर के जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ एवं आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ कि आप लोग अपना एक एक कीमती वक्त निकाल करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आए इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे जो मेरी जो 10 सालों का जो 10 संकल्प है वो मैं उस मुद्दे पर मैं बात करूँगी और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रतिनिधि जो मेरे हस्बैंड है ये आगे उस विषय में बात करें। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बहन हैं, उन सब से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग जो मुझ पे विश्वास रखें, एक महिला हूँ, एक महिला को आगे बढ़ाएं और एक महिला ही आप लोगों का सुख दुख में साथी रहेगी, इतना भरोसा रखिए। और मैं जो काम की हूँ पिछले 10 वर्षों में सबको पता है और मेरा काम जो है ना वो बहुत ही सराहनीय रहा और लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और रहा मेरा सवाल कि चुनाव चिन्ह कब प्लेट छाप है, वो क्रम संख्या 1 पे है और मैं तमाम मोतीपुर नगर परिषद वासियों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना एक एक कीमती वोट देकर मुझे फिर से विजयी बनाएं, फिर से अपनी बहू को, अपनी बेटी को अपने पद पे स्थापित करें और आपके लिए मैं हमेशा सेवा करती हूँ और करती रहूँगी। और मेरा चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 1 पर है, जो कप प्लेट छाप है, जो क्रम संख्या 1 पे है। आप लोग का प्यार आशीर्वाद के लिए मैं बहुत से दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, GD
मदर स्कूल के पास KFC के सामने मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार MBBS MD चाइल्ड DCH IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।